हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, प्रेगनेंसी हर इंडिविजुअल के लाइफ में एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। लेकिन बहुत सारे सवाल इस पर्टिकुलर फेज के साथ जुड़े हुए हैं। अब पूछेंगे सर किस टाइप का सवाल है। अब देखिए, प्रेगनेंसी में अक्सर आपने ऐसा सुना होगा इंस्टांसेस की जहाँ पे जो मदर है वो कोई रेप विक्टिम है या फिर कोई माइनर चाइल्ड है, या फिर ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी के वजह से मदर या फिर जो चाइल्ड है उसके जान को खतरा हो सकता है। तो जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि वेदर टू गो विद दिस प्रेगनेंसी और टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, अबॉर्शन कर देना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो क्या हमें उस स्टेज में जो फीटस है, जो ग्रोइंग बेबी है, उसको मार देना चाहिए। तो ये एक लार्जर डिबेट खड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हो जाता है जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका जान या फिर उसका विलिंगनेस, कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी, कि मुझे प्रेगनेंसी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये हो जाता है जो मदर है उनका अपना विल। और दूसरी तरफ रहता है कि जो फीटस है उसका लाइफ। सो यहाँ पे जो ब्रॉडर पिक्चर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है लीगैलिटी का, एथिकलिटी का। क्योंकि ये कुछ हद तक अनएथिकल दिखता है कि आप एक फीटस को मार रहे हो, एक ग्रोइंग एम्ब्रायो को मार रहे हो, राइट। सो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन जनरल एज अ सोशल ह्यूमन बींग। हमें ये मुद्दा बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये डिबेट को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे डेली लाइफ के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ से आपको एक 2 या 3 मार्क का शॉर्ट नोट मिल सकता है, या फिर 1 मार्क के छोटे सवाल मिल सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इन सब के बारे में डिटेल में एज ऑलवेज। बट देन बिफोर वी बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव यू वैल्यूएबल फीडबैक सो दैट आई कैन अपग्रेड माय फ्यूचर वीडियोस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जैसे कि हमेशा देखते हैं। अब डेफिनेशन यहाँ पे एमटीपी को हमने डिफाइन कर रखा है। एमटीपी का मतलब हो गया आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज लीगलाइज्ड इंटेंशनल अबॉर्शन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो इंटेंशनली आप अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्शन करते हैं, राइट। और ये लीगल होना चाहिए, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अब क्या लीगल प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइन है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो एमटीपी है ये एक लीगल इंटेंशनल प्रोसीजर होना चाहिए जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन उठाना है अपने एग्जाम के लिए। बाकी जो पॉइंट्स ये मैंने दे रखा है ताकि आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को समझिए, ग्रेविटी को समझिए टॉपिक का, कि कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, क्या कह रहा है कि 15.6 मिलियन अबॉर्शंस वी हैव परफॉर्म्ड, ओके, वी हैव परफॉर्म्ड इन इंडिया इन 2015। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 1000 वुमेन 47 वुमेन जो है 15 से 49 एज ग्रुप वाले, वो अबॉर्शन के लिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास लोग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, 1.5 करोड़ से ज्यादा। और वही अगर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, ओके, ये मैं ये बोल रहा था कि अबॉर्शन का डेटा है कि 2015 में कितने अबॉर्शन हुए थे। पर 1000 वुमेन में 47 वुमेन ने अबॉर्शन कराया था। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में बात करें, जहाँ पे कपल जो है वो नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी हो, बट देन हो जाता है। अब ये अगर डेटा आप देखें तो ये करीब करीब 48.1 मिलियन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पर 1000 वुमेन 70 वुमेन दे हैड टू फेस अनवांटेड प्रेगनेंसीज। नाउ ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा नंबर है। अब ये डेटा जो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है आपका लैंसेट जो हेल्थ फाउंडेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इनका डेटा है, ये कह रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाता है, इनका जो सर्वे एरिया था वो पर्टिकुलरली असम, बिहार, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु, यूपी से इन्होंने सर्वे किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी केसेस आते हैं हर साल। और ये भी 2015 का था, 2017 में इनका रिपोर्ट आया था, ओके। तो कितने ज़्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी केसेस हम देखते हैं, और कितने कितने सिग्निफिकेंट नंबर में अबॉर्शन होता है, जो कि बहुत ही हाई है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल, ये 2019 अक्टूबर से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये कह रहे हैं कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू। और ये कौन कह रहा है? ये डब्ल्यू कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रही है, ग्लोबली जो है ये 25 मिलियन अनसेफ अबॉर्शंस, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होते हैं अबॉर्शन के, सो ट्रेडिशनल टेक्निक के लिए जाते हैं, जो कि अनसेफ होता है, जहाँ पे खतरा हो सकता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को,
and it caused 47,000 maternal deaths every year. It causes 47,000 डेथ्स एवरी ईयर. सो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है. आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन, तो ये कितना सिग्निफिकेंट एक टॉपिक बन जाता है. ओके तो यहाँ से अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ डेफिनेशन चाहिए अपने एग्जाम के लिए. बाकी पॉइंट जो है ये पॉइंट इसलिए चाहिए ताकि आप समझ सको कि जो चीज़ें हैं वो कितना सिग्निफिकेंट है. ओके अब यहाँ पे जो आपका मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक हो जाता है एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. अब 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा एक एक्ट पास किया था. एग्जैक्टली अगर कहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में, जिसका नाम था एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ईयर जो है ये याद रखना है, कौन से ईयर में ये हुआ था, एक्ट पास हुआ था. तो ये था आपका 1971 में. ठीक है, ये ईयर आपको एक माह के लिए पूछ सकते हैं. ऑल राइट, सो एमटीपी एक्ट एग्जैक्टली आप पूछेंगे सर क्या हो गया था ऐसा 1971 में कि हमें एक एक्ट लाना पड़ा. देखिए जो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज करते हैं हम ताकि कहीं पे अगर जो मदर है उनको रिस्क हो जाता है आपका, अगर कोई बच्चा है वो डिलीवरी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी की वजह से कोई मदर को रिस्क हो रहा है या फिर जो बच्चा है उसको भी कोई रिस्क है, तो ऐसे में हम टर्मिनेशन के लिए जाते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि ऐसे में मदर को खतरा है, मदर की जान को खतरा है, फिर जो बच्चा है वो शायद नॉर्मल पैदा ना हो या फिर बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए, तो ऐसे में हम जो प्रेगनेंसी उसको अबॉर्ट कर सकते हैं. तो ये था एग्जैक्टली एमटीपी का पर्पस. लेकिन लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे. किस तरह से? लोग एमनियोसिंथेसिस के जरिए सेक्स डिटरमाइन करके फिर जो फीमेल फिटस इनको मारने लगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट. अब इनको पता चलता है कि ये जो फीटस, ये जो बच्चा, ये आगे जाके फीमेल होगा, तो ये क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को. तो ये इस तरह से मिसयूज होने लगा. अब इसको रेगुलेट करना जरूरी था, मैंडेटरी बन गया, तो इसलिए 1971 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास करवाया. एंड द एक्ट इट सीक्स टू रेगुलेट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी. अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को रेगुलेट करना है लीगली, इनको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो आपको ये जो सूट है इसको फॉलो करना पड़ेगा. राइट, ये जो आपका फ्रेमवर्क है इस दायरे में रह के ही आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं. तो ये था मेन मुद्दा 1971 में जो एक्ट है इसका. आई होप ये आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली क्यों हमने इस एक्ट को लाया, कहाँ पे मिसयूज हो रहा था इस एक्ट का, आई मीन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मिसयूज हो रहा था, जिसके वजह से हमें एक एक्ट लाना पड़ा. आई होप ये आप समझ गए होंगे. ऑल राइट, अब ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट में एक लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है, एक दायरा है, इसके अंदर रह के ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. तो ये जो एक्ट ये क्या कहता है, दिस एक्ट इट परमिट्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक. तो प्रेगनेंसी को आप 12 वीक तक, अब अगर कोई फीटस है वो 12 वीक तक का, 12 वीक के अंदर आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा. अगर वो सर्टिफाई कर देते हैं कि ये जो फीटस है ये इससे बर्थ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेसी है, इसको कोई खतरा है या फिर मदर को कोई खतरा है, तो इन सच केसेस अप टू 12 वीक जो प्रेगनेंसी है इसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं. लेकिन ये जो 12 वीक का विंडो है इसको आप 20 वीक तक एक्सटेंड कर सकते हैं. कब? स्पेशल केसेस में. अगर मान लीजिए 12 वीक के बाद किसी को पता चलता है कि ये जो प्रेगनेंसी है ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आगे जाके इससे रिस्क हो सकता है, तो ऐसे में 12 से 20th वीक तक आप टर्मिनेट कर सकते हो. लेकिन इसके लिए 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा. वो अगर 2 लोग मिलकर सर्टिफाई कर देते हैं, जो कि रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, राइट, तो अगर वो सर्टिफाई कर देते हैं तो ऐसे में आप अप टू 20th वीक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. अब सवाल आपका आता है कि एमटीपी एक्ट में कितने वीक तक का विंडो दे रखा है, कितने वीक तक अलाउ करते हैं, तो आप जाएंगे 12 वीक के साथ, क्योंकि ये जो 20th वीक है ये स्पेशल केसेस में होता है. राइट, सो इन जनरल आप 12 वीक अपना आंसर लिखोगे. ठीक है, कीप दिस इन माइंड. अगर आपको पूछते हैं कि एमटीपी एक्ट में कितने वीक का विंडो दे रखा है, तो कितने वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अलाउ कर रखा है, तो ऐसे में आप बोलोगे कि 12 वीक तक. ऑलराइट, सो ऐसे में अब बोल रहे हैं ठीक है आप 12 वीक तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करोगे और स्पेशल केसेस में आप 20th वीक तक आगे जा सकते हो.
लेकिन वो जो स्पेशल केसेस, सॉरी, अब कब कब किन इंस्टांसेस में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, कंडीशंस क्या है? तो कंडीशन जो है, अगर प्रेगनेंसी इज अनइंटेंडेड और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, कोई कंट्रासेप्टिव मेथड फेलियर की वजह से, या फिर अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी है बाय अ मैरिड वुमेन। अब इसको मैंने कैप में दे रखा है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, आप याद रखिएगा। जो 1971 एक्ट है ये मैरिड वुमेन के लिए है। आई मीन अगर कोई अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, नॉट अनमैरिड, तो वहां पे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो अप टू 12 वीक। या फिर और दूसरा कंडीशंस क्या है, प्रेगनेंसी इन्वॉल्व रिस्क टू द मदर और रिस्क टू द चाइल्ड, ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। सिंपल है, समझ में आता है। इफ द प्रेग्नेंट लेडी इज अ माइनर, 18 साल से कम उम्र वाले हो गए, या फिर कोई रेप विक्टिम है, तो ऐसे में आप अप टू 12 वीक जो प्रेगनेंसी इसको आप टर्मिनेट कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस। यहाँ से आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है एमटीपी एक्ट में, कि आप प्रेगनेंसी को कब किस कंडीशंस में टर्मिनेट कर सकते हो। तो आप ये 3 कंडीशन लिखोगे, ठीक है ना। तो आपका टोटल ये 5 पॉइंट हो जाता है। तो आप अप टू 12 वीक का विंडो दे रखा है, स्पेशल केसेस में 20th वीक। आपको अगर एग्जाम में पूछते हैं कितने वीक का परमिशन है, तो आप 12 वीक लिखोगे, क्योंकि 12 जो है 20 जो है ये स्पेशल केसेस में होते हैं। और फिर क्या क्या कंडीशन है, नीचे वाले जो 3 पॉइंट है ये आपका कंडीशंस हो गए, इन कंडीशन में आप टर्मिनेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब ये जो है इसमें एक सिग्निफिकेंट सा डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली 2020 मार्च में। अब क्या डेवलपमेंट है ये आप एक बार ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप देख लें। Respected sir, I rise to move that the medical termination of pregnancy amendment bill 2020 be taken into consideration. Sir, before you ask the honorable member to speak on the bill, I would like to give a brief outline of what we are proposing. Sir, this amendment to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 is proposed with a view to increase upper gestation limit for the termination of pregnancy and also for strengthening access to comprehensive abortion care. ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे अभी देखा है एक वीडियो जहाँ पे हमारा जो अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सर, तो इन्होंने एक बिल के बारे में बात किया, जो अमेंडमेंट बिल होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को ये अमेंड करने वाले हैं। और ये आपका रिसेंटली कैबिनेट ने, हमारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इन्होंने अप्रूव भी किया है कि ये 1971 वाला जो एक्ट है इसको 2020 में अमेंड करेंगे। अब देखिए आपका ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोर्ड के लिए ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इन सब पॉइंट्स को आप नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इम्पोर्टेंट था मैंने ऑलरेडी हमारे पहले स्लाइड्स में मैंने बता दिया है। ये जो है ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप चीज़ को समझ सके कि जो करंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है कि अचानक क्या हो गया 2020 में आके हम बात कर रहे हैं कि इस एक्ट को अमेंड करना है, अच्छा खासा तो एक्ट था, तो क्या ऐसे दिक्कत हो गए हैं। तो आप चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझे, क्योंकि मैंने देखिए ये जो वीडियो है ये मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, ये मैं इन जनरल, बिकॉज यू आर बीइंग अ वुमेन, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, व्हाट इज़ योर राइट और व्हाट आर योर राइट्स, राइट। सो ये जो है ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो मैं चाहता हूँ कि जो ब्रॉडर पिक्चर है आप इसको समझिए। ऑल राइट, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 2020 में जो अमेंडमेंट बिल के बारे में ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी जो 12 वीक का जो विंडो था इसको हम 20 वीक तक करेंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना कि 12 वीक तक अगर मान लीजिए जो फीटस है उसको कोई डिफेक्टिव है, और फीटस जो है वो डिफेक्टिव है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है फीटस को, तो नॉर्मली 12 वीक तक पता नहीं चलता है। आई मीन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 12 वीक तक पता नहीं चलता है, अगर फीटस को कोई दिक्कत है तो वो 20th वीक के आसपास जाके पता चलता है।
तो इसीलिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है अभी अपग्रेड हुआ है और हम अभी पहले 12 वीक तक का अफोर्ड कर सकते थे, विदाउट एनी रिस्क हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन अफोर्ड अप टू 20th वीक वी कैन अफोर्ड। और क्योंकि हमारा जो विंडो है ये 12 वीक का ऑलरेडी ये 1971 में बनाया गया था, अभी चेंजेस के साथ हम बोल रहे हैं कि अप टू 20th वीक हम जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करने का परमिशन दे सकते हैं। तो ये है मेन मुद्दा। इसके अलावा और भी कुछ केसेस हुए थे हाल ही में, कहीं रेप विक्टिम वगैरह कुछ केसेस हुए थे ऐसे में। एनीवेज मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी ऐसा था कि 20th वीक के बाद जो विक्टिम है इन्होंने मांगा था कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, प्रेगनेंसी हमें जो है अबॉर्ट करने का परमिशन देना चाहिए। तो बहुत कुछ केस वगैरह हुआ था। तो एनीवेज जो इसमें क्या कह रहे हैं, ये 12 वीक का जो विंडो है इसको 20th वीक करेंगे जब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करते हैं, या फिर स्पेशल केसेस में वहाँ पे कितना था, स्पेशल केसेस में 12 to 20th वीक, यहाँ पे क्या करें 20 से 24 वीक तक परमिशन दे सकते हैं अगर दो प्रैक्टिशनर आपको सर्टिफाई कर देते हैं तो इन स्पेशल केसेस, राइट। सो जो विंडो है 12 वीक का था उसको 20 वीक तक कर रहे हैं, 20th वीक तक। और जो स्पेशल केसेस में पहले वाले एक्ट में 20th वीक का था इसको 24 वीक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो फीमेल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे, ताकि वो एक होता है कि आप मेंटली खुद को प्रिपेयर भी करना होता है क्योंकि एक मेजर डिसीजन होता है, राइट। आपको पता चलता है कि ऐसा कोई डिफेक्टिवनेस है, आप इमीडिएटली कोई स्टेप नहीं ले सकते हो, तो आपको वो विंडो मिलना चाहिए। या फिर जो रेप विक्टिम जो केसेस वगैरह मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा में ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको एक टाइम मिले जहाँ पे आप खुद को प्रिपेयर कर सको इस जो आपका डेवलप जो आपका टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर सको, है ना। तो ये एक सिग्निफिकेंट सा डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है। और यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला है कि जो मैरिड वुमेन, जो मैंने वहाँ पे कैपिटल में दे रखा था, पहले क्या था टर्मिनेशन सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए अलाउ था, अभी ये मैरिड वुमेन को इन्होंने वुमेन से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब होता है अभी जो अनमैरिड वुमेन है वो भी चाहे तो अपना अनइंटेंशनल जो प्रेगनेंसी है इसको अबॉर्ट कर सकते हैं, राइट। अगेन दिस एक्ट प्रोहिबिट्स जेंडर डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस के जरिए आप जेंडर डिटरमाइन करके अगर फीटस को मारना चाहते हो तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये इलीगल है। तो ये जो एक्ट है यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर विंडो दिया जाता है जहाँ पे आप खुद को प्रिपेयर कर सको। और अगर 12 वीक तक का मेजोरिटी केसेस में जो पता नहीं चलता है, अगर फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो 20th वीक 21st वीक तक ये पता चल जाता है, तो आपको सिग्निफिकेंट टाइम मिल जाता है ना। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सा एक डेवलपमेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो विमेन है उसका प्राइवेसी 100% यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। जो डेटा है विमेन का वो कहीं पे शेयर नहीं होता है, वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, पता नहीं चलता है किसी को। तो ये आपका जो अमेंडमेंट बिल है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, इसके बारे में मैंने बता दिया है। एग्जाम में आपको ये नहीं चाहिए, ये बस आप इसको फॉलो कर सकते हैं एज अ इवेंट। अब आगे जाके पता चलेगा, ये हमारा जो अभी जो समर सेशन होगा पार्लियामेंट का, तब ये बिल को फिर से लाया जाएगा, तब आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहले जो मैंने बता रखा था उतना आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। डिफाइन करना है एमटीपी को 1 मार्क के लिए, कौन से साल में आया था ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 1971 में। फिर आपका कंडीशंस क्या था एमटीपी एक्ट में, ये 3 मार्क के लिए। एंड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, डिस्कस द लीगल एंड एथिकल इशूज इन्वॉल्व इन एमटीपी एक्ट, जस्टिफाई योर आंसर विथ एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को डिस्कस करना है, आई मीन समझना है चीज़ को, और ये जो डिबेट मैंने बताया है इस डिबेट को अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो तो ये डिबेट आप डिस्कस कर सकते हो इस टॉपिक को अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल फीमेल, ये आपको डिसाइड करना है कि ये कहाँ तक सही होता है। एक तरफ हो जाता है आपका अपना विल प्रेगनेंसी को लेके, दूसरी तरफ हो जाता है जो फीटस है, जो खुद एक लाइफ है, उसको टर्मिनेट करने का डिसीजन। तो यहाँ पे ये एक डिबेट में आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको डिस्कस कीजिए। ओके, सो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में और कुछ है नहीं खास, एक छोटा सा टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने दे रखा है यहाँ पे आपका पॉइंट्स, आप उतना ही पढ़िए। पहले जो 1-2 स्लाइड में मैंने जो बताया था, ये कुछ पॉइंट्स, डेफिनेशन आपका पहला पॉइंट था,
इसके बाद आपका MTP एक्ट 1971 ये क्यों आया था और इसका कंडीशन क्या है। तो आप इन 3 स्लाइड से आप अपना आंसर बना सकते हो, नोट बना सकते हो। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो सेगमेंट मैंने दे रखा है ये भी आप अवॉइड कर सकते हो, इन पॉइंट्स को भी अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ पहला वाला डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप इसको डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो दैट इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगेन आई एम सेइंग आपको ये जानना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, एंड एज ऑलवेज स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।